Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are studying quite well for your HS final examinations. I have brought another video on your alternative English, and here I will discuss one of your very important poem from alternative English book, that is Because I Could Not Stop. And this time I will be explaining the entire poem in Hindi. There is also an SMS explanation of the same poem. If you want to learn or understand the poem in SMS, then you can go and check that video. I will put the link in my description box. But before starting the video, let me give you a very important notification that very soon I will be bringing live classes for HS final examination, both for English and alternative English classes. Those live classes will be question answer solving, your writing skills, and grammar, previous year grammar questions. But if you want to take my exclusive class, if you want to learn from me, then you can join my sessions, you can join my batch, online batch, which I will start from September 1st, and where I will be giving you detailed explanation of the chapters as well as every grammar that you are going to need, specially curated for HS Final 2027. And by paying a very minimal fees, you can join my batch, for which I will provide you a form that will be available very soon in my channel. So keep watching my channel, subscribe if you haven't done it. I have also made all the question answers available on alternative English as well as English, so you can buy it from the link given below in the description. So without much further ado, let's begin the video. So the poem that we are reading today, ये जो poem है इसका नाम Because I Could Not Stop by Emily Dickinson है. बहुत ही इंटरेस्टिंग poem है और बहुत ही डिफरेंट वे में ये poem लिखा है, जिसमें डेथ के ऊपर आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव देने का कोशिश किया है पोएट ने. इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइन बाय लाइन समझिए, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख देना. तो लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द पोएट एमिली डिकिंसन. तो एमिली डिकिंसन कौन थी? शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट अमेरिकन पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में उनको एक बहुत ही फेमस पोएट के तौर पे जाना जाता है 19th सेंचुरी की. डिकिंसन्स पोएम्स आर लिरिकल इन नेचर. उनकी पोएम जो है वो लिरिकल इन नेचर है. लिरिकल का मतलब होता है सुरीला, सॉन्ग की तरह वो लिखते हैं. दैट मीन्स हमें वर्ड्स राइमिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे. And the speaker in her poems is often identified in the first person I. और उनका पोएम लिखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनके जितने भी पोएम्स हैं उनमें ज़्यादातर पोएम्स में उन्होंने एक स्पीकर को आई के तौर पे दिखाने का कोशिश किया है. मतलब ऐसा लग रहा है पोएट जो है वो खुद बात कर रहे हैं, तो स्पीकर जो है वो आई बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है और आपसे बात करने का कोशिश कर रहा है. विच लेंड्स हर पोएम्स इमीडिएसी ऑफ अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल. और जिसके वजह से ऐसा लगता है कि दो इंसानों के बीच में उनके पोएम के थ्रू में कन्वर्सेशन चल रहा है. द स्पीकर एंड द रीडर, हर पोएम्स शो हर डीप ऑब्सेशन विद द मिस्टीरियस प्रीडिकमेंट ऑफ लाइफ एंड हर माइंड इज ऑलवेज प्रीऑक्युपाइड बाय इट्स अनफेथमेबल नेचर. और उनके पोएम में ऑफन आपको एक थीम विजिबली मिलेगा जो इस पोएम में भी विजिबल है, दैट इज प्रीडिकमेंट ऑफ लाइफ. जो हमारा लाइफ है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. मेरे लिए जो लाइफ का मीनिंग है, मेरे लिए जो लाइफ है, वही लाइफ आपके लिए अलग होगा, आपके दोस्तों के लिए अलग होगा, आपके फैमिली मेंबर्स में हर एक के लिए अलग होगा. सो दैट इज द डिफिकल्टी अबाउट लाइफ. वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एनी वंस एग्जाम्पल. हम किसी के एक एग्जाम्पल से हम लाइफ को समझ नहीं सकते. तो दैट इज वाई लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज नॉट ईजी. अनफेथमेबल नेचर है लाइफ का. बट हर अप्रोच टूवर्ड्स दैट इज रियलिस्टिक. लेकिन लाइफ को तो वो समझ नहीं पाए, उनके पोएम में ये दिखता है. लेकिन डेथ के प्रति उनका जो अप्रोच था, डेथ को प्रेजेंट करने का उनका जो तरीका था, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट. ठीक है, डेथ को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया? रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट किया कि डेथ जो है इट इज द ओनली ट्रुथ. उनके हिसाब से डेथ ही सच्चाई है, डेथ ही रियल है, बाकी सब कुछ जो है इट्स इमेजिनरी एंड फ्री फ्रॉम सेंटिमेंटलिटी. और डेथ जो है सेंटिमेंटलिटी से फ्री है. मतलब आपके इमोशंस, आपके प्रॉब्लम्स, आपके सिचुएशन से डेथ का कोई रिलेशन है नहीं. डेथ डजंट अंडरस्टैंड द इमोशंस, डेथ डजंट अंडरस्टैंड वट एवर यू आर थिंकिंग और गोइंग थ्रू इन योर लाइफ. तो डेथ जो है इट इज रियल एंड इट डजंट actually have any kind of sentimentality.
Dickinson published only 10 of her nearly 1800 poems during her lifetime. Interestingly, Dickinson जब जिंदा थी तो जिंदा रहने के वक्त उन्होंने सिर्फ अपने लाइफ टाइम में 10 ही पोएम्स पब्लिश किए, और ये जो 10 पोएम थे उन्होंने एटलीस्ट 1800 पोएम्स लिखे, जिनमें से 10 ही वो पब्लिश कर पाई जब तक वो जिंदा थी. After her death, her younger sister Lavinia discovered the rest of her work in the reclusive poet's bedroom. जब उनका डेथ हो जाता है, डेथ के बाद उनकी बहन लाविनिया को उनके द्वारा लिखे गए जो पोएम्स है, रिमेनिंग पोएम्स है, वो मिल जाता है उनके बेडरूम में छुपा हुआ, और उसके बाद जो है वो इसको पब्लिश कर देती है इमिली डिकिंसन के नाम पे, और बाद में जाके वो बहुत बड़ी फिगर बन जाती है. दैट मीन्स पॉस्ट्यूमसली उनके जो ज़्यादातर पोएम्स थे वो पॉस्ट्यूमसली पब्लिश्ड हुए थे. एमिली डिकिंसन डाइड ऑन 15 मई 1886 इन एमहर्स्ट, और एमिली डिकिंसन जो है 15 मई 1886 को उनका डेथ हो जाता है. कौन से शहर में? एमहर्स्ट में उनका डेथ हो जाता है. तो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट एलिजाबेथ, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन. इसमें से आपको ज़्यादातर जो रिगार्डिंग हर राइटिंग टेक्निक्स उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लेना. नेक्स्ट हम लोग थीम्स के ऊपर देख चलते हैं कि इस पोएम में क्या क्या थीम मिलेगा. पहला जो थीम है वो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है, मतलब डेथ इज परमानेंट एंड इट इज श्योर गोइंग टू हैपन. डेथ इज अप्रोचिंग, डेथ सबके लिए क्या है? एमिनेंट है. डेथ से हम लोग कोई भाग नहीं सकते, एंड इट इज एविडेंट इन द पोएम एज वेल. नेक्स्ट द जर्नी टुवर्ड इटर्निटी, और डेथ हमें किसके तरफ लेके जाता है? टुवर्ड्स इटर्निटी. इटर्निटी मतलब फॉरएवर. डेथ के बाद जो लाइफ है वो फॉरएवर चलता रहता है. इट इज नॉट एन एंड, इट इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन इनटू द आफ्टर लाइफ. ये यहाँ पे भी मिलेगा. इमॉर्टैलिटी एंड इटर्नल लाइफ, यहाँ पे पोएट इमॉर्टैलिटी के बारे में बात कर रही है, इटर्नल लाइफ के बारे में बात कर रही है जो डेथ के बाद आपको मिलता है. ठीक है. लाइफ्स ट्रांजिएंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम. लाइफ जो है वो ट्रांजिएंस है. ट्रांजिएंस का मतलब होता है टेम्पररी, कुछ वक्त के लिए लाइफ हमारे पास है. जो टाइम है ये कुछ वक्त के लिए हमारे पास है. प्लस जो पैसेज ऑफ टाइम है, लाइफ जो है बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी गुजर जाता है, और हम लोग एक दिन डेथ तक पहुंच जाते हैं. द अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, और जो टाइम है हमारे लाइफ में इट इज़ वेरी अनसर्टेन. कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल को क्या हो सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द पोएम एज वेल, जो पोएम में हमें दिखेगा भी. ठीक है. तो चलिए हम लोग पोएम पढ़ते हैं. तो पोएम स्टार्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, जो पोएम का लाइन है, फर्स्ट लाइन, इट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम एज वेल. और यहाँ पे पोएट ने जो है ये बताने का कोशिश किया है कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, क्योंकि मैं डेथ के लिए रुक नहीं पाई, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, जो डेथ था वो काइंडली मेरे लिए रुक गया. डेथ कैसे रुका? काइंडली रुका, मतलब प्यारे तरीके से, बहुत नॉर्मली, बहुत जेंटल वे में डेथ मेरे लिए रुक गया. मतलब मैं अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी थी, अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा मैं घुसी हुई थी, एंगेज थी, इन्वॉल्व थी, कि मैं भूल गई थी एक वक्त के एक टाइम आएगा लाइफ में जब मैं मरने भी वाली हूँ. आई हैव forgotten that one day I will have to die. I am so busy in my life, but सडनली क्या होता है? डेथ मेरे लिए रुक जाता है और मुझे रिमाइंड करता है. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत ही पोलाइट वे में डेथ को प्रेजेंट करने का कोशिश किया गया है. द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स, और डेथ जो है वो कैसे आता है? ही केम बाय अ कैरेज, वो एक कैरेज लेके आता है. ठीक है. अभी उसके कैरेज में कौन कौन थे? आवरसेल्व्स, हमारे अलावा हम लोग तो थे, मतलब ऑथर थी, जो नरेटर है वो तो थी, पोएट जो थी वो उसके साथ थी, डेथ था, और उसके साथ और एक कैरेक्टर था, वो था इमॉर्टैलिटी. तो तीन लोग थे उस कैरेज में. एक जो है डेथ, जो खुद कैरेज को लेके आया था, ड्रिवन द कैरेज बाय हिमसेल्फ टू टेक द पोएट अवे, पोएट को ले जाने के लिए. और ऑलरेडी कैरेज में कौन बैठी हुई थी? इमॉर्टैलिटी बैठी हुई थी. ठीक है. इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है कि लाइफ जो है इट कीप्स गोज ऑन. ठीक है. अमरत्व, वो भी बैठी हुई थी. वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट, तो धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे? आगे बढ़ने लगे. वो जो डेथ है वो गाड़ी को चलाने लगा, कैरेज को चलाने लगा, ड्राइव करने लगा. एंड ही ड्रोव वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा. ही न्यू नो हेस्ट, जैसे उसको जल्दबाजी थी ही नहीं. हेस्ट का मतलब होता है हरी, जैसे कि डेथ कोई हरीनेस में है ही नहीं. एंड आई हैड टू पुट अवे, और तब मैंने भी क्या किया? मैं जो परेशान थी कि अरे अचानक डेथ आ गया, ठीक है, तो मैंने ये परेशानी जो है, ये जो थॉट है, इसको मैंने हटा दिया. आई हैड
आई हैड पुट अवे माई लेबर, तो मेरा जो दर्द था दिल में कि अरे अरे डेथ आ गया मुझे लेने के लिए, माई लाइफ हैज़ एंडेड, माई प्लेजर ऑफ लाइफ हैज़ एंडेड, आई एम नाउ separating from all of my friends, all of my lovely people in the on the earth। तो उससे मैं अलग हो रही थी, तो इस चीज का जो दर्द था इसको भी मैंने क्या किया, हटा दिया। क्या देख के कि डेथ जो है वो भी स्लोली जा रहा है, तो उसके स्लोनेस को देख के मुझे अपना दर्द जो है मैं थोड़े वक्त के लिए भूल गई। एंड माई लेजर टू, मैंने अपने लेजर को भी पीछे छोड़ दिया, लेजर को भी दूर कर दिया, मतलब जो आराम मुझे करना था मैंने उसको हटा दिया, मैं भूल गई आराम करने के बारे में। फॉर हिज सिविलिटी, क्यों? क्योंकि डेथ जो है इतना सिविल था, इतना क्या था, मेरे से वो काइंड था, वो इतना काइंड था, इतना प्यारा था कि उसके इस काइंडनेस को, सिविलिटी को देख के मैं अपने दर्द के बारे में भूल गई, मैं अपने परेशानी, अपने लेजर के बारे में भूल गई। ठीक है, फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे। वी पास द स्कूल, थोड़े देर के बाद वो लोग किसके आगे से गुजरते हैं, एक स्कूल के आगे से गुजरते हैं। वेयर द चिल्ड्रन स्ट्रोव, जहां पे बच्चे जो है वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे, इसका मतलब प्लेफुल वे में वो लोग खेल रहे थे। ठीक है, तो ये जो स्कूल है इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स चाइल्डहुड, क्योंकि स्कूल में हम कब जाते हैं, जब हम लोग बचपन में होते हैं। तो पोएट जब डेथ की तरफ जा रही थी, द लास्ट जर्नी हैज स्टार्टेड फॉर द पोएट, सो वो दोबारा से रिविजिट करती है अपने लाइफ को, और वो वापस कहाँ पे चली जाती है, अपने चाइल्डहुड में, और उसको वो बच्चे दिखाई देते हैं जैसे वो खुद थी एक वक्त में, जैसे वो खेलती थी स्कूल के बाहर, बच्चे वहां पे खेल रहे थे स्कूल के बाहर, तो उनको अपना बचपना याद आ जाता है। एट रेसेस इन द रिंग, जो बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे, कब खेल रहे थे, रेसेस, रेसेस मतलब जो लेजर पीरियड है वहां पे वो लोग खेल रहे थे। प्लस वो लोग क्या कर रहे थे, इन द रिंग, रिंग मतलब सर्कुलर वे में वो लोग खेल रहे थे, वहां पे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे, जैसे कि बच्चे करते हैं जनरली ड्यूरिंग द लेजर पीरियड। वी पास द फील्ड्स ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन, उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, और इस वक्त हम लोग किसको क्रॉस करते हैं, एक फील्ड को क्रॉस करते हैं। देयर वाज अ फील्ड, और ये जो फील्ड था इट वाज फुल ऑफ गेजिंग ग्रेन। गेजिंग का मतलब हमारे तरफ देखता हुआ, ठीक है, लुकिंग एट अस। ग्रेन का मतलब होता है जो फसल वहां पे लगा था, मतलब मैच्योर फसल वहां पे था। वी पास द सेटिंग सन, और फाइनली हम लोग किसको क्रॉस करते हैं, सेटिंग सन। नाउ ये जो गेजिंग ग्रेन है, ये जो फील्ड है, इट रेफर्स टू पोएट्स एडल्टहुड। जो क्रॉप है वो एक वक्त क्या होता है, मेच्योर होता है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है, और हम लोग भी अपने लाइफ में मेच्योरिटी अटेन करते हैं कब, जब हम लोग एडल्टहुड में पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ में मेच्योरिटी आता है, हम समझते हैं चीजों को, और यहां पे जो फील्ड है इट इज द सिंबल ऑफ दैट मेच्योरिटी, मतलब वो बचपन को रिविजिट करती है, उसके बाद अपने एडल्टहुड को वो रिविजिट करती है जब वो मेच्योर हुआ करती थी। एंड फाइनली वो सब लोग क्या क्रॉस करते हैं, सेटिंग सन, मतलब डूबता हुआ सूरज। अभी डूबता हुआ सूरज क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। जैसे कि डूबता हुआ सूरज हमारे डेज के एंड को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह यहां पे डूबता हुआ सूरज, सेटिंग सन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पोएट के डेथ को, कि पोएट डेथ के एकदम सामने पहुंच चुकी है। और रादर ही पास्ड अस, और मुझे पता नहीं कि सूरज को हमने क्रॉस किया या सूरज ने हमें क्रॉस किया, मुझे पता नहीं चला। द ड्यूज वेर ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, और अचानक उसी वक्त ड्यू गिरने लगे। क्या गिरने लगा, ड्यूज। ड्यूज मतलब क्या, ओस गिरने लगे। नाउ ये जो ओस था, ये ओस जब आने लगा, गिरने लगा, शाम का वक्त होने लगा, दैट मीन्स, ठीक है, तो मैं क्या होने लगी, कांपने लगी। क्विवरिंग का मतलब क्या होता है, कांपना, जैसे सर्दी में हम लोग कांपते हैं वैसे वो कांपने लगी। और मुझे क्या महसूस होने लगा, चिल, ठंड महसूस होने लगा, बिकॉज वो लाइफ के पास थी ना, लाइफ से दूर जा रही थी, डेथ के पास थी, तो इसलिए उनका पूरा बॉडी जो है वो चिल हो गया, ठंड पड़ गया, कोल्डनेस महसूस हुआ। ठीक है, फॉर ओनली गॉजमेर माई गाउन माई टिपेट माई ट्यूल। और दूसरी बात कि वो कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी, गॉजमेर पहनी हुई थी। नाउ व्हाट इज गॉजमेर, गॉजमेर जो होता है ये एक ड्रेस है जो ब्राइड को पहनाया जाता है, विच इज मेड ऑफ वेरी डेलिकेट क्लॉथ, बहुत पतले कपड़े से बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ माई गाउन, तो गॉजमेर से गाउन बना हुआ था। माई टिपेट, टिपेट का मतलब क्या है, टिपेट का मतलब होता है लॉन्ग शॉल, ठीक है, एक शॉल भी था उनके ऊपर।
ओनली ट्यूल, जो क्या से बना हुआ था, ट्यूल से बना हुआ था। ट्यूल का मतलब होता है नेटेड फैब्रिक। तो उनके ऊपर जो चादर भी था, चादर जो था, वो चादर तो था लेकिन वो चादर पतले नेट जैसे क्लॉथ से बना हुआ था। दैट मीन्स इट वॉज नॉट थिक इनफ टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द कोल्डनेस ऑफ द आउटसाइड। जो कोल्डनेस उनको महसूस हुआ, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो एनफ नहीं था। ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस क्या रिफ्लेक्ट करता है कि मरने के लिए उनको प्रिपेयर किया गया है। एज इफ शी इज प्रिपेयर्ड हर बॉडी, शी इज प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर डेथ। और उनका जो ड्रेस है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू ब्राइड, ब्राइड के जैसे सिमिलर है। इसीलिए जो डेथ को भी यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है, वो ग्रूम की तरह दिखाने का कोशिश किया है। जैसे कि ग्रूम अप्रोच करता है ब्राइड को बहुत पोलाइटली, बहुत काइंडली, तो वैसे ही डेथ आया हुआ था। तो ये जो है, ये अलग तरीके से दिखाने का कोशिश किया गया है कि मैं डेथ के तरफ तो जा रही हूँ लेकिन एक ब्राइड की तरह जा रही हूँ। जैसे कि ब्राइड खुश होके जा रही होती, वैसी होती है मतलब यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खुशी नहीं है एक्चुअली, मतलब यहाँ पे डेथ को बहुत एक नॉर्मल तरीके से दिखाया गया है कि जैसे शादी एक नॉर्मल है, एक कस्टम है, वैसा ही डेथ भी तो एक कस्टम ही है, लेकिन हम लोग इससे डरते हैं। बट पोएट इज ट्राइंग टू शो अस दैट डेथ इज नॉट अ थिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। डेथ भी नॉर्मल ही है। जो भी रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स, वैसा ही डेथ भी हमारे लिए है। हम डेथ को भी वैसे ही क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, We paused before a house that seemed a swelling of the ground। फिर हम लोग कहां पे जाके रुकते हैं, एक हाउस के बाहर जाके रुकते हैं। नाउ ये जो हाउस था वो कैसा था, अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड का एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ था। स्वेलिंग मतलब उभार था ग्राउंड में, जैसे कि जमीन का कोई हिस्सा ऊंचा होके रखा हो। ठीक है, जो वो कहां पे था, जमीन में था। नाउ ये जो घर है, ये एक्चुअली क्या है, ग्रेव है पोएट का, जहां पे उसको फाइनली क्या करना है, रेस्ट करना है, जिसको उन्होंने क्या बोला, ग्रेव बोला है। और इसको स्वेलिंग बोला है क्योंकि ग्रेव जनरली लोगों को दफनाने के बाद वो क्या हो जाता है, थोड़ा स्वेल करता है ना, थोड़ा सा उभार आता है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो वैसा दिखाई देने का कोशिश कर रहा है। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल। इंटरेस्टिंगली जब उन्होंने इस घर को देखा तो उसका रूफ नहीं था। ऑफ कोर्स जो ग्रेव होता है, ग्रेव के ऊपर कोई छत नहीं होता, तो उसके ऊपर भी कोई छत नहीं था। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और जो कॉर्निस था, कॉर्निस मतलब जो हमारे वॉल के ऊपर जो एक डिजाइन रहता है ना, कॉर्नर में डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइंस, उसको कॉर्निस बोला जाता है। अभी वो कॉर्निस जो है वो ग्राउंड के चारों तरफ था, जो उस घर के चारों तरफ था और वो ग्राउंड में था। सिंस देन इट इज सेंचुरीज, तो वो दिन के बाद अब तक कितने टाइम हो चुके हैं, सेंचुरीज। मतलब वो उनका डेथ का वक्त था जब वो उस घर में पहुंची, उस ग्रेव तक पहुंची। ठीक है, अभी जब उसको ग्रेव में दफनाया गया मतलब फाइनली उनका डेथ हो गया। ठीक है, उसके बाद से लेके अब तक, मतलब बहुत सालों के बाद, बहुत साल गुजर चुके हैं, एज इफ सेंचुरीज गुजर चुकी है, बहुत 100 साल हो चुके हैं। एंड येट फील शॉर्टर देन द डे, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी पोएट को जैसे शॉर्टर लग रहा है। मतलब ये आफ्टर लाइफ के बारे में वो बात कर रही है। वो दिन बहुत सालों, बहुत सेंचुरीज पहले की बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही तो था, कल ही तो मैं मरी थी, कल ही तो वो डेथ मुझे ग्रेव की तरफ लेके आया था। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ही वक्त था। इसका मतलब यहाँ पे ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि आफ्टर लाइफ में जो है टाइम जो है वो कितना शॉर्ट होता है। तो आप सेंचुरीज गुजार देते हो लेकिन वक्त जो है वो कम लगता है। I first surmised the horses' heads were toward eternity। पहले तो मैंने सोचा था कि वो जो हॉर्सेस का हेड है वो किसके तरफ जा रहा है, इटर्निटी की तरफ जा रहा है। ये मुझे पता चला। जो हॉर्सेस वो कैरिज को खींच के लेके जा रहे थे, वो हॉर्सेस जो थे वो इटर्निटी की तरफ मुझे लेके जा रहे थे। मतलब मेरा जो लास्ट जर्नी था, लास्ट राइड था, वो राइड इटर्निटी की तरफ था। मतलब अभी मरने के बाद मैं यहाँ पे हूँ, आफ्टर लाइफ में पहुँच गई हूँ, और आफ्टर लाइफ में मैं हमेशा रहूँगी, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाली। सो दैट इज़ व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। और यहाँ पे पोएट जो है डेथ को बहुत काइंड और सिविल तरीके से दिखाने का कोशिश किया गया है, और ऐसे दिखाने का कोशिश कर रही है कि डेथ एक जो है एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, जिनसे हमें डरना नहीं है, जिनको हमें नेचुरली एक्सेप्ट करना है। एक नेचुरल कस्टम की तरह हमें उसको देखना है, नेचुरल आपके मतलब रिचुअल्स की तरह ही देखना है। जो बाकी रिचुअल्स होते हैं जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, डेथ भी वैसा ही एक रिचुअल है, विच इज़ सबके लिए क्या है, ट्रू है, इनएविटेबल है, जो सबके लिए होगा ही, सबके लाइफ में आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ को
एक ऐसा एंटिटी की तरफ दिखाने का कोशिश किया है विच इज नॉट टू बी फियर ऑफ, जिसको डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये हो गया आपके पूरे पोएम का समरी। इसके अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके मेरा जो इस चैप्टर के ऊपर बनाया हुआ नोट्स है वो आप परचेस कर सकते हो। पूरा जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो सॉल्व है। बहुत ही जल्दी मैं आरटीसी के ऊपर वीडियोस लाऊंगा और सारे चैप्टर्स के इवन पॉइंट्स के आरटीसी के भी आप नोट्स परचेस कर सकते हो। मैं आपको आरटीसी लिखना सिखाऊंगा, अगर सीख लेते हो तो नोट्स परचेस करने का जरूरत नहीं है, आप खुद लिख पाओगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कस्टमाइज्ड नोट्स चाहिए तो आप वो नोट्स परचेस कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बिफोर एग्जामिनेशन मैं आपके लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस लाऊंगा जो आपको एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगी। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल।